अच्छा देखो, अब ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में तुम लोगों को करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं कंपनीज के, हम उसको एनालाइज करते हैं। जैसे मेरे को क्रिस ये बता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी में क्या क्या पोर्शन बेसिकली इंक्लूडेड होते हैं, नेम दैम। अच्छा अब इसमें आओ। बेसिकली जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस मतलब क्या होता है, आप उसके बेसिस पे उसको चेक करो कि वो जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा है, इंटरप्रीट करो, एनालाइज करो। ये बेसिकली अपने करते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले ईयर के टर्म इन कंपैरिजन में अच्छा है कि खराब है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ये सब चीज चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे टूल्स देखने पड़ते हैं। जैसे सपोज कर लो हम लोग, अगर हम लोग की तबीयत खराब है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलवाता है, फिर चेक करता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन देता है। सेम चीज कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन को कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रखी है, हमको पता करना है क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ टूल्स यूज करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोसिस करके अल्टीमेटली रिजल्ट देखेंगे, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सुधारना है तो सब चीज ओके हो जाएगा, राइट। यही काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे, जैसे बेसिकली तुम अगर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स क्या करेगा, ब्लड रिपोर्ट लिख देगा, डॉक्टर क्या करेगा, सीटी स्कैन लिख देगा, डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे लिख देगा। वो सब क्या है, टूल्स है डायग्नोसिस करने का, राइट। उसी तरह हमारे अकाउंटिंग एरिया में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी को, सॉल्वेंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। तो उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या क्या टूल्स है, तो बहुत सारे टूल्स है जिसमें एक टूल होता है दैट इज अ रेशियो एनालिसिस। तुम लोग उसको सेपरेटली समझा है, इस पार्ट में नहीं समझ रहे। रेशियो एनालिसिस इज ऑल्सो अ टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी चेक करते हैं, सॉल्वेंसी चेक करते हैं, वो क्या है, एनालिसिस ही कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तुम लोग पढ़ोगे बाद में, वो भी क्या है, टूल्स ऑफ स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही है। उससे क्या पता चलता है, बता, एक ब्रीफ आइडिया देता है। तुम्हारे पास एक साल पहले 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस था, नाउ तुम्हारे पास सपोज कर लो 70,000 रुपए का कैश बैलेंस, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30,000 कम हुआ है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एनालिसिस करके देते हैं, 30,000 रुपए जो कम हुआ, कैसे कम हुआ बताओ, इन डिटेल बताओ। इन डिटेल मतलब पैसा कहां कहां से आया, पैसा कहां कहां गया, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास 30,000 नेगेटिव बैलेंस आया, क्यों आया। जब तुम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे, जैसे स्कूल्स में अगर कोई बच्चा कर चुका है, तो हम लोग बेसिकली बिजनेस को करते समय 3 एक्टिविटीज मेजरली देखते हैं। वन इज बिजनेस चलाना, ऑपरेशन। नंबर 2 पार्ट इज बिजनेस को चलाने के लिए फंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो फंड आया उससे हम लोग करते क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्नीचर खरीद लिए, प्लांट खरीद लिए, मशीनरी खरीद लिए, तो पैसा वहां भी तो जाता है। तो मतलब इन तीनों एक्टिविटीज के इर्द गिर्द पूरा कैश घूमता रहता है। तो ये पता लगाओ कहां से कितना पैसा आया, कहां से कितना, कहां कितना अमाउंट गया, और अल्टीमेटली चेंज जो हुआ कैसे चेंज हुआ, 30,000 रुपये कम कैसे हुआ बताओ। तो ये भी तो एनालिसिस है, पैसा कहां यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तुम लोगों के सिलेबस में उसको सेपरेट कर दिया, रेशियो अलग दे दिया, और उसके साथ साथ तुम लोगों को नेक्स्ट कैश फ्लो अलग दे दिया। और उसके अलावा कुछ बहुत ही सिंपल से पार्ट जिसको जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एनालिसिस के लिए, वो तुम लोग को डाल दिया। दैट इज व्हाट, कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट होता है जनरली कंपैरिजन का। कंपैरिजन करने के लिए पहले बात तो कंपेयर किस में करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, कंपैरिजन किस में, किस किस का हो सकता है, बैलेंस शीट का कंपैरिजन हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कंपैरिजन हो सकता है, 2 चीज का कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल दो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन के पार्ट में रहेगा। तो जनरली फॉर्मेट तुमको सम्स में दे देगा, अदरवाइज एक सिंपल सा फॉर्मेट तुम लोग याद रख लेना। ठीक है, एक पार्ट ये हुआ। अब कंपैरिजन करते समय भी 2 कंपैरिजन होता है, एक होता है इंट्रा फर्म, एक होता है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म क्या हुआ, अपने खुद के फर्म का ही एनालिसिस करो, तो अपने खुद के फर्म का ही मतलब खुद के फर्म का एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, खुद के फर्म का पिछले साल का डेटा ले लेंगे, इस साल का डेटा ले लेंगे, और कंपेयर करेंगे पिछले साल से इस साल क्या इंप्रूवमेंट हुआ है क्या। हम पिछले क्वार्टर का डेटा ले लेंगे, इस क्वार्टर का डेटा ले लेंगे, और बात करेंगे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या चेंज हुआ है। कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब पहले मेरा कैपिटल 1 लाख रुपया था, अब मेरा कैपिटल 1.5 लाख रुपया हो गया, तो कैपिटल में चेंज हुआ, हुआ ना, कितना चेंज हुआ, 50,000 का।
तो ये चेंज हुआ 50,000, दिस इज नोन एज अमाउंट में चेंज देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, अब तुम बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ। पहले कैपिटल 1 लाख था, नाउ कैपिटल इज 1.5 लाख, देयर इज एब्सोल्यूट चेंज ऑफ ₹50,000। व्हाट अबाउट द परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 50% कैसे निकाला, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर, बस चेंज तो लास्ट ईयर से हुआ है ना, तो लास्ट ईयर का डेटा, तो 50,000 बाई 1 लाख इंटू 100, तुमको परसेंटेज चेंज पता चल गया। ये बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एनालिसिस सिंपल सा यही है, इससे तुमको पता चलेगा मेरे पास 50,000 रुपया का फंड आया है, कहाँ से, इक्विटी से, ये पता चल रहा है, इसके बेसिस पे एनालिसिस होता है। लेकिन तुम लोगों के सिलेबस में एनालिसिस पोर्शन नहीं है, तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन है, कैलकुलेट करके डेटा बैठा दो। ठीक है, ये एक पार्ट है। तो बेसिकली एक चीज और बताओ, जो एक हम लोग को दो ही चीज समझना है इसमें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस और एक कॉमन साइज एनालिसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, कंपैरेटिव एनालिसिस को हम लोग हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, दिस वे, और वर्टिकल मतलब क्या होता है, दिस वे, राइट ना। तो हॉरिजेंटल क्या हुआ, देख अपने अगर कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ हॉरिजेंटल एनालिसिस। क्यों, देखो तुम क्या करोगी, 1 लाख है, जैसे एक बार हम जस्ट समझा रहे हैं, अभी बाद में अपने डेटाज में आएंगे और ये सब यहाँ लिखा हुआ भी है। सपोज कल हम लिखा 1 लाख का वैल्यू पहले था कैपिटल का, नाउ इट बिकम्स 1.5 लाख, देयर इज अ चेंज ऑफ 50,000 एंड देयर इज अ चेंज ऑफ 50%। ये तुम किस तरीके से लिख रहे हो, इन दिस वे लिख रहे हो ना, दैट इज वाई इट इज अ हॉरिजेंटल एनालिसिस। तो ध्यान रखना, कंपैरेटिव एनालिसिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ हॉरिजेंटल एनालिसिस, एमसीक्यू में तो एनी टाइम पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल एनालिसिस मतलब दिस वे होगा। तो बेसिकली जो कॉमन साइज एनालिसिस होता है दैट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ वर्टिकल एनालिसिस, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इंट्रा फर्म विद इन द सेम फर्म, इंटर फर्म दूसरे फर्म के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेटा ले लिए और आईटीसी का डेटा ले लिए, अब दोनों में कंपेयर करेंगे, दैट इज अ इंटर फर्म एनालिसिस। ठीक है, ये तो हुआ कंपैरेटिव एनालिसिस, बैलेंस शीट का भी हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में इतना ही समझना था कि हम लोग इसको हॉरिजेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं, और इस एनालिसिस को करते समय हम लोग बेसिकली किस तरीके से एनालिसिस करेंगे उसको समझना है। तो हम लोगों को दो पार्ट समझना है, वन इज द बैलेंस शीट एंड अनदर वन इज द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। चलो उसको देखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ना एकदम स्पेसिफिक थ्योरी, हार्डकोर थ्योरी रहेगा, जैसे लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, वो सब हो सकता है। तो वो सब बेसिकली क्या होगा ना, हम समझा नहीं रहे, वो सब तुम लोग को बेसिकली हम समझाएगा भी, तो तुम लोग को रटना ही पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तो वहां से देख लेना। ओके देखो, अगर फॉर्मेट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आ रहे हैं, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आई थिंक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सबको पता है। हम लोगों को यहां समझना है कि इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे, बैलेंस शीट का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगा ना, उसमें तुम लोगों को एक्स्ट्रा 2 कॉलम ऐड करना पड़ेगा, 2 कॉलम नहीं, बेसिकली 4 कॉलम ऐड करना पड़ेगा। जनरली तुम लोग क्या करता था, नॉर्मल डेटा रहता था, नॉर्मल डेटा मतलब 1 साल का डेटा रहता है तुम्हारे पास बैलेंस शीट में, तुमको एक और एक्स्ट्रा साल का डेटा डालना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुआ, 2 अमाउंट का कॉलम रहेगा, सपोज कर लो 2022 एंड 2023, 2 साल कंपेरिजन करोगे तो 2 साल का डेटा तो चाहिए ना, तो 2 साल का डेटा रहेगा, वो गिवन रहेगा सब। तुमको क्या करना है, उसका चेंज निकालना है, और चेंज निकालना आई थिंक तुम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हो, सबको आता होगा, आता है ना क्रिश, चेंज निकाल लेंगे, चेंज इज एब्सोल्यूट चेंज, वैल्यू टर्म में चेंज निकालेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज, और उस एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक सम्स के थ्रू इसको देखते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं समझ रहे हम लोग, दिस वन प्रॉब्लम नंबर 1 में आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सब में देखो तुमको बोला है प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट दे दिया है। अब वैसे मोस्ट ऑफ द सम्स में क्या होता है, जनरली तुम लोगों को डेटा दिया रहता है, पूरा फॉर्मेट दिया रहता है, बस उसको कॉपी पेस्ट करो, कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस कर दो कॉलम्स का, और डेटा कैलकुलेट कर दो। तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट फॉलो करना। अब देखो फॉर्मेट अगर बनाएंगे तो देखो सॉल्यूशंस के लिए हम फॉर्मेट बना के रखा है, और शायद तुम लोगों को भी बुक्स में दिया गया, तो उसी में सॉल्व कर लो ना। बोलो, अच्छा भेजता है, रुक जा रखना। जनरली क्या होता है ना, कई किसी एक बोर्ड में स्पेसिफिकेशन है कि जैसे जो डेटा आपने क्या लिखे, देखो हम लिखा है प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर,
कोई एक स्पेसिफिक बोर्ड बोलता है कि नहीं, पहले एक बोलता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर लो, और एक बोलता है पहले करंट ईयर लिखो बाद में प्रीवियस ईयर लिखो। ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इलॉजिकल है, लेकिन हाँ अगर जैसा बोले वैसा कर देना। अब वो मेरे को याद नहीं है, तुम लोग को स्कूल में जैसा बोलेगा वैसा कर देना, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, पहले करंट ईयर कर दो ना, इसको चेंज करो ना, ऊपर में करंट ईयर लिखो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, छोटा सा ही तो चेंज करना है। अरे ऊपर जरा सा कट करके तो लिखना है। ठीक है, लिख दो चल। अच्छा देखो इसमें आओ, अब हम लोग डेटा कॉपी कर रहे हैं। डेटा में क्या दिया हुआ है देखो, शेयर कैपिटल दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड में, करंट ईयर में 18 लाख है, लास्ट ईयर में 12 लाख है। तो हम लोग यहां पे लिख दिए शेयर कैपिटल में 18 लाख और 12 लाख। अब ये फाइंड आउट करो एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज ऑलवेज क्या होता है पता है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। वैसे अगर तुम लोग पहले करंट ईयर लिखोगे ना तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, तो सिंपली करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर करोगे। तो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, 18 लाख माइनस 12 लाख कितना है, 6 लाख। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज, वैल्यू में चेंज है। अब तुमको क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज ऑलवेज, चाहो तो फॉर्मूला याद रख लो, बट वैसे ये बेसिक मैथ्स है, नॉर्मली आता होगा सबको, लेकिन अदरवाइज भी फॉर्मूला याद रख लो। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट चेंज। चेंज मतलब डेल्टा का सिंबल दे दे रहा है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो ये कितना परसेंट आ रहा है, 50% कैसे आएगा, हाँ 50%, 50। ऊपर में ऑलरेडी परसेंट का सिंबल दिया, तो तुम चाहो तो यहाँ पे सिंबल नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन अगर देना हो तो दे सकते हो 50%। अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिवेंचर्स। पहले भी 6 लाख था, आज भी 6 लाख है, देयर इज नो चेंज। अब नेक्स्ट आओ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स है, पहले 6 लाख था, पहले इट वाज 6 लाख, एंड देन अभी 3 लैक्स है, नहीं अभी 6 लाख है, पहले 3 लाख था। तो देर इज अ चेंज, पॉजिटिव चेंज है ना, 3 लाख, एंड परसेंटेज चेंज इज 100%। बस यहां पे अब इसको टोटल कर दो, देखो टोटल करते समय ध्यान दो कितना हो रहा है अपना, 30 लैक्स है ना, करंट ईयर में 30 लैक्स है, और लास्ट ईयर में 21 लाख। अब एक मिनट ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इस तरह मत करना, ऑलवेज जो मूवमेंट तुम्हारा होगा इसी तरह मूवमेंट होगा। टोटल में भी सेम मूवमेंट है, 30 लाख माइनस 21 लाख कितना आ रहा है, 9 लैक्स। तुम लोग बोलेगा सर ऐसे भी तो 9 लैक्स आ रहा है, इसमें कोई वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा, परसेंटेज में कई बार डिफरेंस आएगा, तो बेटर रहेगा ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हॉरिजॉन्टली ही करना है, मतलब मूवमेंट ऑलवेज इन दिस वे ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, 30 लाख माइनस 21 लाख, इट इज 9 लैक्स, एंड परसेंटेज चेंज अब निकाल लो, 9 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख, 42 पॉइंट विच वन 27 लाख, 42.85। क्या उल्टा किया बोलो, विच वन 50% कैसे आया, बोलो तो ट्रेड पेबल्स क्या, देख डेटा तेरे पास अवेलेबल है, पिछले साल में कितना था 3 लाख, अभी करंट ईयर में कितना है 6 लाख। हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे हो मुस्कान, ठीक है 1 मिनट हम बताएगा, लेकिन तुम ये बता यहाँ पे 100% कैसे आया, इसमें भी डाउट है कि 100% तुमको आ गया है, कैसे आया, तो इतना देर से क्यों पूछेगा, यहाँ पे देखना हम तो डेट बताया है, तुम्हारे पास चेंज कितना हुआ 6 लाख का,
किस डेटा पे चेंज हुआ? 12 लाख पे। 6 लाख बाई 12 लाख इंटू 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर डेटा इंटू 100। ठीक है, बोलो। ये मना किया, पॉसिबल आना नहीं आएगा तभी तो मना किया। हम ये बोला भी कि एब्सोल्यूट चेंज तक कर सकते हो, परसेंटेज चेंज में नहीं होगा वो चीज। जैसे 50% निकाला वैसे ही है। 9 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नॉन करंट एसेट्स। मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? टेंजिबल एसेट्स है, पहले 15 लाख था, प्रीवियस ईयर 15 लैक्स है, करंट ईयर 18 लैक्स है। प्रीवियस ईयर कितना है? 15 लैक्स। देयर इज अ चेंज, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, 18 लाख माइनस 15 लाख कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख का चेंज हुआ है ओवर विच वैल्यू? 15 लाख। तो 3 लाख बाई 15 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है? 20%। नेक्स्ट वन, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसी तरह करना और कुछ नहीं है इसमें। ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट ईयर में गिवन डेटा इज 10 लाख, लास्ट ईयर में गिवन डेटा इज 5 लाख, चेंज इज 5 lakhs, राइट? 100% चेंज। नेक्स्ट आ जाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहां पे पहले 2 लाख था, नहीं पहले 1 लाख था, अभी 2 लाख है। बस ये करंट ईयर लास्ट ईयर देख के करना। देयर इज अ चेंज ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 100% चेंज। अब इसको सिंपली तुम क्या करो, टोटल कर दो। टोटल तो वैसे सेम ही रहने वाला है, कॉपी यहाँ वाला कॉपी कर सकते हो। इस डेटा को यहाँ से उठा के सिंपली कुछ बिना सोचे समझे उठा के कॉपी कर दो, क्योंकि बैलेंस शीट टोटल तो सेम ही रहता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मोस्ट ऑफ द केस में एग्जाम में सब में दिया रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये ध्यान रखना, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर इज द एब्सोल्यूट चेंज, एंड एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर डेटा इज द परसेंटेज चेंज। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हॉरिजॉन्टली ही करना, वर्टिकली मत मूव करना। डन, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम पास कर ही लो, इस सम को अपने आप सॉल्व कर दो। ऑलरेडी स्टडी मैट में ही करना है, करो जल्दी से। कर भी लिया? पहले किया था, ठीक। तो जो नहीं किया वो लोग कर लो। सम नंबर 2, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी करते रहना। अच्छा देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगर बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट समझ लो। देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट जो है वो देख लो। सबसे पहले तुमको क्या लेना होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स। ठीक है, अच्छा। अदर इनकम्स, अदर इनकम्स मतलब क्या हो सकता है? कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, एक्सेट्रा, जो भी अदर इनकम होगा ले लेना। अब इसके बाद क्या होगा? इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? टोटल रेवेन्यू। फॉर्मेट के लिए याद रखना, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है, देन उसके बाद क्या लेना? अदर इनकम्स लेना है। दैट इज द टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। आप टोटल रेवेन्यू से आप क्या करोगे? एक्सपेंडिचर्स को डिडक्ट करोगे। एक्सपेंडिचर्स में आप क्या क्या लोगे? एक्सपेंडिचर्स में एक पार्ट रहेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इन सच ए केस आप मटेरियल कंज्यूम्ड करोगे तब ना प्रोडक्शन होगा, तो वो कंसीडर कर लोगे, गिवन रहेगा साफ साफ। उसके बाद आप ले लोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो रॉ मटेरियल परचेज नहीं, आप बेसिकली रॉ मटेरियल्स वाला कंजम्पशन का कोई पार्ट ही नहीं रहेगा। आप गुड्स खरीदोगे, बेचोगे, ठीक है, तो वहां पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिखा दोगे, ये भी गिवन रहेगा। और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो दिया जा रहा है वो नेट परचेज रहेगा या नेट सेल्स रहेगा, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट विद द रिटर्न्स इनवर्ड और आउटवर्ड। इसके बाद क्या करेंगे? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। बेसिकली इसमें फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल सब डाल दिया गया है, बट बेसिकली तुम लोगों के लिए जो रहेगा वो चेंज इन फिनिश गुड्स रहेगा। इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश गुड्स मतलब चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। और चेंज इन इन्वेंट्रीज कैसे लेते हैं?
नॉर्मली तुम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाता था टी फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट लेता था तो तुम लोग ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिखाता था और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाता था, बट यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते हो। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज के लिए ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देते हैं, या ज्यादा वैल्यू माइनस कम वैल्यू कर देते हैं। वैसा कुछ नहीं होगा, फिक्स्ड है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब वैसे तो हम नोट्स नंबर 20 में डाला है, अदरवाइज नॉर्मली क्या हो गया, सैलरीज हो जाएगा, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, एटसेट्रा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट। जैसे नोट नंबर 21 में दिया हुआ वैसे काम का नहीं है, तुम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डिटेल्स में डिस्कस नहीं करना है, इवेंट डेटा रहेगा अरेंज कर देना है। तो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड भी फाइनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन मतलब टेंजेबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन, और इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स के वैल्यू में रिडक्शन इज अमोर्टाइजेशन, दोनों यही दिखाना है। इसके बाद कोई भी अदर एक्सपेंसेस है वो यहां दिखा देना। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे अगर सपोज करो तुम्हारा ट्रेडिंग कंसर्न है तो कैरेज इनवर्ड कहां दिखाओगे। अगर तुम्हारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रहता कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ले लोगे, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता तो। अदरवाइज क्या हुआ, तुम्हारा शेड्यूल 3 फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कैरेज इनवर्ड दिखाने के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं दिया है, कैरेज आउटवर्ड दिखाने के लिए अलग से कोई स्पेस नहीं दिया है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बैड डेट दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, बचा कुछ एक्सपेंसेस। अब इसको तुमको टोटल एक्सपेंसेस मिल गया ना, इसके बाद तुमको जो करना है ना, एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस पार्ट में अब ये सब कुछ पार्ट नहीं रहेगा, एक्सेप्शनल आइटम्स, बिफोर आउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एटसेट्रा का तुम्हारा रोल नहीं है। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, सिंपली तुमको पता चला टोटल रेवेन्यू इतना है, टोटल एक्सपेंसेस इतना है, मतलब 3 - 4 क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पे 3 - 4 कर देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सिर्फ टैक्स माइनस करना, और ये करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एटसेट्रा का तुम्हारा कोई काम नहीं है, सिर्फ टैक्स माइनस करना, जिसको तुम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के दिखाओगे, और इसको माइनस करते ही तुमको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इतना ही करना है तुम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, उसके आगे नहीं करना है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट कई बार नहीं देता है, थोड़ा सा फॉर्मेट ध्यान रखना, बैलेंस शीट देता है तो वैसे भी फॉर्मेट तुम लोगों को याद है, अदरवाइज भी फॉर्मेट दे देता है। अच्छा अब इसमें आ जाओ, अब सेम सम को अपने सेम टाइप ऑफ सम, ये तो बहुत इजी सा सम है, इसको नहीं लेते हैं। ये सपोज को ये सम ले लेते हैं, ये भी वैसे इजी है, प्रॉब्लम नंबर 4, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है तुम लोगों का, देखो चलो अब इस डेटा को लेके चलते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखना, तुम लोग अगर फॉर्मेट बनाते हो, फॉर्मेट आई थिंक समझ में आ गया होगा, सेम नॉर्मल फॉर्मेट है, बट यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर करंट ईयर ले रहे हो, तुम करंट ईयर प्रीवियस ईयर भी ले सकता है, लेकिन जैसे लोगे उसके अकॉर्डिंगली ऊपर में फॉर द ईयर एंडेड चेंज होगा। सपोज कर लो तुम पहले प्रीवियस ईयर दिखा रहे हो फिर करंट ईयर दिखा रहे हो, तो ऊपर में जो तुम लिख रहे हो ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 20, ये उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में है। अगर आप पहले करंट ईयर लिखोगे फिर आप प्रीवियस ईयर लिखोगे तो ऊपर में चेंज हो जाएगा, पहले हो जाएगा 31 मार्च 20 एंड 31 मार्च 19, ये ऑर्डर ध्यान रखना। इन सब पे भी मार्क्स कटता है, मतलब वो 100 वाला मार्क्स तो कट ही जाएगा, 99 आ जाएगा। 4,50,000 है। अच्छा देखो यहाँ पे सिंपली वो 50,000 हो,
4,50,000. This one is 4,50,000 and this one is 50,000. अच्छा यहां पे आ जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गिवन डेटा को कॉपी कर देते हैं। प्रीवियस ईयर में मेरे पास है 3,20,000, जैसे दिया हुआ वैसा ही हम ले रहे हैं इस बार, 3,20,000, और करंट ईयर में इट इज 5 lakhs। तो देयर इज अ चेंज, ध्यान रखना, चेंज ऑलवेज जो भी निकलेगा वो करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर ही निकलेगा। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। तो यहां पे देखो कितना है, 5 लाख माइनस 3,20,000, 1,80,000। अब ये जो चेंज है ये एब्सोल्यूट चेंज है, परसेंटेज चेंज कितना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, यही है ना, कितना, 56.25। अच्छा ये पार्ट हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब नंबर 1 एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ आपको 4.5 लाख, नहीं 2.5 लाख पहले है एंड फिर 4.5 लाख है, 2,50,000 एंड 4,50,000। देयर इज एब्सोल्यूट चेंज ऑफ 2 lakhs, पॉजिटिव चेंज है 80%। नेक्स्ट आ जाओ, चेंज इन इन्वेंट्रीज दिया हुआ है तुमको, बोथ में 50,000 ही है। नो चेंज। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस कुछ दिए हुए हैं क्या, है, बोल रहे 8% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या ये तुमको कैलकुलेट करना है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला एक बार पूछ लेते हैं। तो चेरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, स्टैंड अप। याशिका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, कॉर्नर में हो जाओ, स्टैंड अप। तो माधव, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, खड़े रहो। आर्यन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं दैट इज ओपनिंग स्टॉक। एक बार हम यहां पे क्या कर रहे हैं ना, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख दे रहा है। तो ये जो पार्ट तुम कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं, change in inventory। That means you can say purchases plus change in inventory plus direct expenses can be termed as a cost of goods sold। बैठो, बट ये सब बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को। नेक्स्ट आओ, ये सब कॉमर्स स्टूडेंट को तो एकदम ब्लड में होना चाहिए कि पूछते ही आंसर आ जाए। अब इसमें आओ, यहां पे क्या करना है, अगर तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो अपने करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे। मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ ही नहीं है, बट मेरे को परचेजेस दिया हुआ है, मेरे को चेंज इन इन्वेंट्रीज गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, करंट ईयर का अगर मैं निकालूं तो क्या करें, परचेजेस 4.5 लाख प्लस चेंज इन इन्वेंट्री 50,000, मतलब कितना हो गया ये 5 लाख का 8%। अब दूसरे केस में लास्ट ईयर में जाएं तो मेरे को परचेजेस 2.5 लाख का दिया हुआ है, इसको वर्किंग्स में प्रॉपरली दिखाना, और उसके साथ साथ चेंज इन इन्वेंट्री 50,000 गिवन है, इसका 10%, 30,000, बस इसी को तो दिखाना है। बट इसके लिए तुमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक है कितना 40,000 एंड दूसरा 40 करंट ईयर का है क्या, 40,000 करंट ईयर और लास्ट ईयर इज 50,000, 30,000। करंट ईयर 40,000, प्रीवियस ईयर 30,000, यही बोला है ना, ठीक है। तब करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर पॉजिटिव वैल्यू है, तीन एक्सपेंसेस पॉजिटिव, मतलब हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है ना, 10,000। एनीवे तुम लोग को उतना एनालिसिस करना नहीं है। परसेंटेज चेंज कितना है, 33.33, ठीक है। अब एक बार टोटल एक्सपेंसेस कितना है वो फाइंड आउट कर लो। 5,40,000 पहले वाले का बोल रहे हैं क्या, सेकेंड कॉलम 5,40,000
5,40,000 करंट ईयर का और लास्ट ईयर का 3,30,000. देयर इज अ चेंज ऑफ, नहीं, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज 2,10,000 एंड परसेंटेज चेंज में जाएंगे तो अपने क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर 63.63%. ये तो हम लोगों को पता चल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरे को यहाँ नंबरिंग क्या किया हुआ, नंबर 1 नंबर 2, तो 1 - 2 इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस एक्सपेंसेस. तो देखो तुमको पता चल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर अपने जाएं तो प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 10,000 रुपया का नुकसान हो रहा है. एंड करंट ईयर में देखें तो हम लोगों को करंट ईयर में भी तो लॉस हो रहा है, 40,000 का लॉस हो रहा है. तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज क्या है, $30,000 पॉजिटिव चेंज है क्या, नेगेटिव चेंज है. करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, तो माइनस माइनस तो आई थिंक प्लस हो जाता है ना. 50,000 पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज है कि माइनस 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 ही रहता है. माइनस, हाँ प्लस, -30 + 10 मतलब ये देखो क्या हुआ है, -40 माइनस 10. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, मतलब -40 + 10 दैट इज -30. मतलब 30,000 का नेगेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज कितना है, 300% नेगेटिव चेंज है, लेकिन 300% नेगेटिव में है. अच्छा अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन जिससे पूछा जाए वो आंसर देना. क्वेश्चन इज फ्रॉम याशिका. याशिका व्हाट अबाउट टैक्स, टैक्स रेट हम दिया है क्या, हाँ दिया है 30% एंड 30%. तो टैक्स कितना होगा बताओ तो. क्या हुआ यहाँ पे, टैक्स कुछ होगा ही नहीं बोथ द केसेस में. इसका मतलब अगर तुम पैड भी बोलो तो सेम अमाउंट रह जाएगा. और वो तो लिखा हुआ भी था नीचे, कम से कम चीटिंग ही कर लेता. बस मेरे सामने बोलने के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में कितना चीटिंग करता होगा, अभी चेरी से पूछो. ठीक है ना. ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल है. हाँ बोलो वेदांत. एक जगह प्रॉफिट हो तो एक जगह लॉस होता है. हाँ तो जिसमें प्रॉफिट होता है वहां पे टैक्स देना पड़ता है. अच्छा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेटिंग समझ में आ गया, क्या फॉर्मेट है, कैसे अप्लाई करना है, ये तो सबको समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में. देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ वर्टिकल एनालिसिस, जो ऑलरेडी हम बता चुका है, एमसीक्यू में पूछ सकता है. अब अपने आ जाओ, कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन अपने समझते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ सम बेस रदर देन रुपीज. मतलब बेसिकली क्या हुआ, अगर सपोज कर लो कंपनी के सीईओ को कोई इंफॉर्मेशन देना है, सीनियर मैनेजर को, या कंपनी के एमडी को कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो वो बेसिकली जो एमडी या सीईओ रहेगा ना, वो तुम्हारा एब्सोल्यूट डेटा को नहीं देखेगा, बोलेगा एब्सोल्यूट डेटा एब्सर्ड है. तुम ये बताओ परसेंटेज में क्या हुआ है चेंज, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा सेल्स का कितना परसेंट होता है, ये बताओ ना तुम. प्रॉफिट जो मेरा है पिछले साल सेल्स का कितना परसेंट है, इस साल कितना सेल्स का परसेंट है, ये बताओ. तब मेरे को पता चलेगा इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. वैल्यूज में इंप्रूवमेंट मत दिखाओ, ठीक है. तो बेसिकली उसके लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है. तो बेसिकली कॉमन साइज स्टेटमेंट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा के बेस में परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा सेल्स 10 लाख है, ठीक है, और तुम्हारा सैलरीज एंड वेजेस सपोज कर लो 2 लाख है. तो ये बताओ सैलरीज एंड वेजेस सेल्स का कितना परसेंट है, बता सकते हो ना. सेल्स 10 लाख है, सैलरीज एंड वेजेस 2 लाख है. हम ऐसा डेटा दिया है इसमें कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है. इट्स 20%. 2 लाख रुपया 10 लाख का कितना परसेंट होगा, 20% होगा, राइट. तो उसी तरह तुमको सारे डेटा को एक कॉमन बेस पे एक्सप्रेस करना है.
तो कॉमन बेस पे एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास दो ही चीजों को तो एनालिसिस करना है, एक बैलेंस शीट एनालिसिस करना है, दूसरा क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एनालिसिस करना है। तो बैलेंस शीट एनालिसिस करने के लिए जो कॉमन बेस होता है दैट इज टोटल ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों कॉमन रहता है। तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो होता है दैट इज अ कॉमन बेस, उस टोटल के बेस में सारे चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, ठीक है। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में मेन ऐसा कौन सा आइटम है जिसके ऊपर सब चीज डिपेंड करता है, आरएफ सेल्स पे सब डिपेंड करता है। तो सेल्स इज द कॉमन बेस, उसके बेसिस में सब चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। कैसे समझते हैं अपने फॉर्मेट यहां से नहीं देख रहे हैं, और फॉर्मेट अब वापस समझना नहीं है, सम्स के थ्रू समझना है। पहले अपने बैलेंस शीट लेते हैं, दिस इज द गिवन बैलेंस शीट, प्रॉब्लम नंबर 7। पेज नंबर 116। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन है। तो अब एक चीज पे ध्यान देना, ये भी बहुत इजी है, तुमको इसको कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, इस चीजों को समझो। यहां पे सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट कॉपी करना है। फॉर्मेट इज दिस, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन, ये एज ऑन वाला डेटा तुम चेंज करना जैसा डेटा तुम दिखाओगे। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, बैलेंस शीट कॉपी किए, नोट्स नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट ये पूरा है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गया, दिस इज द एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। और परसेंटेज अमाउंट इज दिस, वो इसके लिए दिया हुआ है यहाँ जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उस कलर से कंसीडर कर लेना, अदरवाइज फॉर्मेट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। फॉर्मेट में एब्सोल्यूट अमाउंट के अंडर में दो कॉलम्स रहेंगे, एक 31 मार्च मतलब प्रीवियस ईयर और दूसरा करंट ईयर, वो यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ठीक है, हम लोग मूव करते हैं। और इसमें कॉमन साइज जो होता है ना, एक पर्टिकुलर ईयर से ही रिलेट करता है, वो 2 ईयर से रिलेट नहीं करता है। फिर हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे चेक करते हैं कि क्या है। तो देखो बेसिकली अपने एक बार सपोज कर लो, हम लोग कंसीडर करके चलेंगे 2019 और 2019, ठीक है। तो पहले एक काम करना, कॉमन साइज स्टेटमेंट में पहले जो गिवन एब्सोल्यूट डेटा उसको कॉपी कर देना। कॉपी कर देते हैं एक बार, चलो 2019 का कॉपी करते हैं। 2019 का डेटा क्या दिया हुआ है देखो, कैपिटल इज 60 lakhs, शेयर कैपिटल 60 lakhs है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 8 lakhs। ओके, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिया हुआ है 20 lakhs, और करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 12 lakhs। टोटल इज 10 लाख, कहां से 1 करोड़, मतलब 100 lakhs। डन। अब आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स है, क्या क्या है। टेंजिबल एसेट्स 60,000, 60 lakhs, और 12 lakhs इंटेंजिबल एसेट्स। इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड टोटल तो 100 lakhs ही होगा। ये डेटा कॉपी हुआ ना। अब देखो यहां पे ध्यान देना, तुम क्या कर रहे हो, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो, राइट ना। कॉमन साइज बैलेंस शीट, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट शुड बी टेकन एज द कॉमन बेस। इंडेक्स नंबर टाइप ऑफ है, इंडेक्स नंबर शायद मैथ्स में किया हुआ, तुम लोग मैथ्स या स्टैट्स में कहीं नहीं किया हुआ अभी। इसमें अपने कॉमन बेस लेंगे, और कॉमन बेस शुड ऑलवेज बी टेकन एज 100, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है ना, तो कॉमन बेस को 100 लिया जाएगा। यहां पे कॉमन बेस हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉमन बेस मतलब टोटल, बैलेंस शीट में कॉमन बेस होता है टोटल, ठीक है। 2019 के परसेंटेज में चले जाना, रेशियो वैल्यू रहता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब रेशियो में एक्सप्रेस करना आपको डेटा को। तो बेसिकली क्या करोगे आप यहाँ पे इसको 19 के डेटा में 100 लिख दोगे। 100 कहां पे लिखोगे, टोटल में। अब क्या करना है पता है तुमको, सारे डेटा को इसके वे में एक्सप्रेस करना है। मतलब तुम बोलोगे मेरा 1 करोड़ रुपया 100% है, तो इन सच के 60 लाख कितना परसेंट होगा। तो आप अप्लाई क्या करोगे, देखो ऑलवेज इसमें अप्लाई करोगे बेस आइटम, मतलब बेसिकली क्या होगा, गिवन आइटम डिवाइडेड बाय बेस आइटम इनटू 100, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ऑलवेज आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे,
गिव या करंट आइटम लिख लो, करंट आइटम डिवाइडेड बाय बेस आइटम इनटू 100, तुमको ऑलवेज परसेंटेज मिलता जाएगा। तो देखो 60 lakhs डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इनटू 100 कितना होगा, इट्स 60%। देन नेक्स्ट वन, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ कितना होगा, 8%। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ कितना होगा, 20%। इन द सेम वे 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ कितना होगा, 12%। देखो इससे ये पता चला कि टोटल ऑफ द बैलेंस शीट का 60% शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेम चीज वापस कंपेयर कर दो, यहां पे भी क्या पता चल रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर 60% ऑफ द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट एंड 12% intangible fixed assets, inventories 20% and cash and cash equivalent 8%। ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आप मूव कर जाओगे, अब 20 को लो, 31 मार्च 20, उसके बेसिस पे उसका कॉमन साइज, दिस वन इज द कॉमन साइज पार्ट, परसेंटेज पार्ट इज द कॉमन साइज पार्ट। एक बार अपने आप कर दो, समझ में आ गया ना सभी को, आर्यन समझ गए हो ना, टाइम पास है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। फर्स्ट वन, शेयर कैपिटल कितना परसेंट है, फर्स्ट वन इज 66.67। देन नेक्स्ट वन 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख 10%। देन 24 lakhs divided by 1 crore 20%, 33.33, 3.33 and this is 100%। इन दिस वेस यहाँ पे भी आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 66.67% एंड दिस इज 3.33%, 20%, 10%, टोटल इज 100%। यही है कॉमन साइज। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी ले लेते हैं, मतलब तुमको अल्टीमेटली क्या हुआ, टोटल जनरली बैलेंस शीट में एनालिसिस अपने इस तरह कर रहे हैं टोटल बेसिस पे, और अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कॉमन साइज करते हैं तो उसके लिए बेस आइटम शुड बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना। ये वैसे एक क्वेश्चन जनरली सीबीएसई में पूछता है 6 नंबर, तो फ्री का 6 मार्क्स है, तो फ्री का 6 मार्क्स है। तुम लोग के भी पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है क्रिस, ये कितने मार्क्स का पूछेगा, 3 नंबर, अभी नहीं बोर्ड में 4 नंबर, तो 4 नंबर फ्री का है। फ्री का है 4 नंबर, बट उसमें भी बहुत सारा बच्चा लोग गलती करता है। ओके, नाउ कम टू दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 6। ये 5 मिनट का तो पहले कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर ब्रेक के समय ना हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे। बस ऐसे नहीं होता है, आगे आगे बैठो, माथा नहीं दुखेगा। अतिया भेज दो इसको आगे। ठीक है, तुम ये बताओ क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो एक ही तो सही हो ना, फिर तो तुम लोग एक ही बात एकदम तुरंत तुरंत आंसर दे दो, तो हम दोबारा पूछेगा ही नहीं वो। बट देखो अभी भी हम पूछे, बहुत सारा बच्चा लोग सही आंसर नहीं देगा, पूछते हैं। देखो इसमें क्या है, हम लोग अगर कॉमन साइज पीएल बनाते हैं तो देखो फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, और फॉर्मेट में अगेन वही वाला गलती है, एब्सोल्यूट अमाउंट्स के अंदर में 2 कॉलम्स रहेंगे इंक्लूडिंग दिस वन, और परसेंटेज में सिर्फ ये 2 कॉलम्स रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक बार जब भी कॉमन साइज, और एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, कॉमन साइज 1 साल का भी दे सकता है, कंपेरेटिव कभी भी 1 साल का नहीं दे सकता, क्योंकि कंपैरिजन में 2 डेटा चाहिए। कॉमन साइज जस्ट 1 ईयर का देगा और बोलेगा कॉमन साइज बनाओ, बनाया जा सकता है। तो मत सोचना सर हम लोग सम सॉल्व करते समय तो 2 ईयर्स का डेटा में किए थे और एग्जाम में 1 ईयर का आ गया इसलिए हम नहीं कर पाए। कॉमन साइज 1 ईयर का दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग 1 ईयर का ही लेते हैं ना, पहले हम यहाँ पे 1 ईयर का कर दे रहे हैं, दूसरा तुम लोग कर देना। जैसे हम लोग ले ले रहे हैं पहले 31 मार्च 20 में RF तो पहले डेटा कॉपी कर दो। 31 मार्च 20 का डेटा क्या क्या दिया हुआ है, 12,50,000 RFO। देन नेक्स्ट आ जाओ, RFO का टोटल इतना ही है और अदर इनकम्स नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 8,70,000,
एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज नेगेटिव में 20,000 है। अच्छा ये बताओ आर्यन, अगर चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव 20,000 है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है? चेंज इन इन्वेंट्री अगर नेगेटिव में 20,000 है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है? नेक्स्ट, इसके बाद और क्या दिया हुआ देखो, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशंस। कुछ गड़बड़ है ना? अच्छा वो ऊपर नीचे है, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 30,000 है, अदर एक्सपेंसेस 50,000 है। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 30,000, अदर एक्सपेंसेस 50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,24,000। नहीं, इसमें भी गड़बड़ है, 3,20,000, 3,20,000 and tax is 96,000 और PAT is 2,24,000। अब इसको परसेंटेज डेटा में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉमन साइज। एक कॉमन डेटा, कॉमन बेस लेते हुए डेटा को एक्सप्रेस करना है। तो इसमें आप बेस किसको लोगे? जब भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा ऑलवेज ध्यान रखना बेस शुड बी आरएफओ। तो आरएफओ को आप 100 ले लो। अब इसमें ध्यान रखना जो हम तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई करना, करंट आइटम डिवाइडेड बाय बेस आइटम इनटू 100। तो यहां पे देखो करंट आइटम कितना है 8,70,000, बेस आइटम 12,50,000 इनटू 100, दिस इज 69.6%। मतलब पता चला कि मेरा जो परचेज होता है वो जो रेवेन्यू है, सेल्स है, उसका 69.6% होता है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन इन्वेंट्री 20,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000, 1.6% नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज 30,000 12,50,000 का कितना परसेंट है? 2.4%। देन 50,000, ये सबको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं तेरी? नेक्स्ट 3,20,000 बाई 12,50,000, 74.4%। भाई कहां से होगा 74.4%? कितना? फिर से बोलो। बस हम बोला था ना गलती इसमें भी होगा, भले ही जो भी गलती हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वॉटेवर, गलती तो होगा। नेक्स्ट वन 76, फिर से 76.8, और लास्ट वन इज 18%। 17.92 ये हो गया ना? तो ये था तुम लोगों का कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब इन द सेम वे 2019 वाला भी कर दो, तो तुम लोग अपने आप कर दो। नहीं, इजी सा पार्ट भी तुमको होमवर्क में चाहिए। नहीं ये 5 मिनट लगेगा, जल्दी से कर दो। फर्स्ट वन इज सेल्स को अपने 100 मान लिए हैं, 72%। ट्वेंटी %, 8,20,000, 20%। देन हो गया, डन। ठीक है, इसमें कुछ होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, कुछ कैलकुलेटिव सम्स तुम लोगों से बाद में करवाएगा, मतलब उसमें कुछ बेस रहेगा, ये वैल्यू है, इसकी परसेंटेज पे ये परसेंटेज निकलेगा, वैसा कुछ सम्स कर देगा। ऑर्डर किस चीज? हाँ वो कर सकते, लेकिन जो मेन फॉर्मेट है वो तो वही रहेगा, उसके अंदर में तुम फॉर्मेट सफल कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, उसको तो जिस नहीं